हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 4 करने वाले दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसे आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में दोस्तों अब कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। तो इस लिहाज से दोस्तों, टर्म के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सैम्पल पेपर की सीरीज अगर आपने पूरी देखी तो उससे बाहर जो है परीक्षा में आपके प्रश्न नहीं आएंगे और उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्र निर्माण में किन नेताओं ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा की। तो राष्ट्र निर्माण में किन नेताओं ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा की, तो उसमें देखते हैं वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है ए और बी। अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन जो है दोस्तों, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के जो है, अगर हम बात करें 1947 में भारत के वायसराय हुए। और अब भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। क्लियर। हालांकि आज़ाद भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, बट आखिरी जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को किसने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र का जो संबोधित किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बहुत चीर कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसे ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। और या हिंदी में से आप कह सकते हैं चीर भागवधू से चीर प्रतिरक्षित भेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि जब तमाम दुनिया सो रही होगी उसमें भारत एक नए भविष्य का, एक नए कल का निर्माण कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू भारत में किन आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत में किन आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते। ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्ष और सी ए और बी दोनों। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी ए और बी दोनों, समाजवाद को भी और धर्मनिरपेक्षवाद को भी जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग दिया गया, यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ दिया गया है। हैदराबाद का अधिकरण और ट्रस्ट विद द डेस्टिनी का भाषण। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जिसमें जो सबसे पहला आएगा तो वो है दोस्तों 4 नंबर, ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। यानी ये जो भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल ने 1947 को 14-15 अगस्त, तो सबसे पहले इसे शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों हैदराबाद का जो अधिग्रहण है, जी हाँ, हैदराबाद का अधिग्रहण 1948 सितंबर 1948 को हैदराबाद का अधिग्रहण किया गया था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था 1953, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था 1953, ठीक है, 1953। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण जो है 1956 में इसका इस तरह से कर दिया गया था, तो ये लागू किया गया। तो इस तरह से दोस्तों जो सही उत्तर है वह ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सन 1947 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे। तो सन 1947 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे। तो ए लाहौर, बी कोलकाता, सी दिल्ली। तो सन 1947 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे दोस्तों वो सिर्फ हुए थे एक गुरुद्वारा कोलकाता और लाहौर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कोलकाता के अगर बात करें नोआखली और लाहौर में भी दंगे हुए थे दोस्तों। चलिए, सौराष्ट्र में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी। तो सौराष्ट्र में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी। तो अगर हम सौराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो सौराष्ट्र में कुल रजवाड़ों की संख्या थी 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। कहाँ पर, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, डैश के गठन के बाद 9 स्वतंत्र देशों को किसी भी संगठन से दूर रहने का विकल्प मिला। तो किसके गठन के बाद, तो नैम के गठन के बाद। यहाँ नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड में 5 प्रमुख लोगों ने मिलकर की थी, जिसके बारे में हमने पहले अपने सैंपल में अच्छी खासी जिक्र किया हुआ दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाम ए। नेक्स्ट, क्रुश्चेव ने क्यूबा परमाणु मिसाइल की अवधारणा कर दी। तो क्रुश्चेव ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की 1962 में, और इसे क्यूबा मिसाइल परमाणु संकट के दोस्तों शीत युद्ध का अंतिम बिंदु या
अंतिम बिंदु कह सकते हैं या चरम बिंदु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने डैश में भारत से शरण मांगी। तो तिब्बत के जो पारंपरिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? तो भारत में तिब्बत के जो गुरु हैं उन्होंने भारत में शरण मांगी थी 1959 1967 में। उसके बाद चीन 1962 में भारत में आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट, डैश में भारत में इसराइल के दूतावास की स्थापना हुई। तो भारत में इसराइल के दूतावास की स्थापना की गई थी पहली बार 1992 में। पंचशील की घोषणा प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख डैश ने की थी। तो पंचशील की जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के जो प्रमुख थे दोस्तों चाउ एन लाई ने 1954 में ही पंचशील की घोषणा की। 1954 में जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो थे वो थे चाउ एन लाई, इन्होंने ही पंचशील समझौते की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो है दोस्तों आपके एंटोनियो गुटेरेस। यह एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो इसका जो आएगा उत्तर वो होगा डी दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रम अनुसार व्यवस्थित क्रम से अगर हम करें तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना, याल्टा सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर, भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आएगा आपका बी, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो अटलांटिक चार्टर। इसके बाद दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना या याल्टा सम्मेलन। तो सबसे पहले अटलांटिक चार्टर, फिर आपका आता है याल्टा सम्मेलन। देन दोस्तों याल्टा सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है यूएनओ की, और उसके बाद भारत इसमें शामिल है। तो तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर मानवाधिकार परिषद की स्थापना आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है व्यवहारिक क्रम है ये है बी, इसका सही उत्तर है जी हाँ बी। प्रश्न नंबर 15, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर देगी? तो सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या 1965 से में से 11 से बढ़ाकर दोस्तों 15 कर दी गई। यह 15, वर्तमान में कितने हैं? 15 ही हैं। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व के 75 साल सन डैश में पूरे किए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व के जो 75 साल कब पूरे किए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व के जो 75 साल पूरे किए 2020 में। जी हाँ 2020 में। चलिए संयुक्त राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952, यानी ए। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग में सदस्यों की जो आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 2 दोस्तों। सहकारी डेयरी से कौन संबंधित है? तो सहकारी डेयरी संबंधित है वर्गीज कुरियन, अमूल के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों वर्गीज कुरियन। और भारत में कृषि की अगर बात करें तो वो है MS स्वामीनाथन, जिसकी रिपोर्ट के लेकर आज भी किसानों द्वारा आंदोलन जो जारी किया गया था, हालांकि वो समाप्त हो चुका है। तो ये MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के किसान लागू करवाना चाहते थे, बट इस सहकारी डेयरी समिति कौन है? वो है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र को हो तो इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र बिंदु तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो ऐसे को दोस्तों एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। CIS की स्थापना कब हुई थी? तो CIS की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1991 में, 1991 में। अरब क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में नहीं हुई? तो अरब क्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों तो अरब क्रांति नहीं हुई थी ईरान, ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों मलेशिया, ट्यूनीशिया और लीबिया में अरब क्रांति हुई, मतलब कि ईरान और मलेशिया में नहीं हुई थी। तो 22वें का ए सही है। नेक्स्ट, अक्टूबर डैश में 5 देशों के प्रमुख ने यूरोपियन आर्थिक समुदाय के निर्माण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो कब हस्ताक्षर किया गया था? वो हस्ताक्षर किया गया दोस्तों 2000 में, सन 2000 में। ए इसका सही उत्तर है। डैश की दीवार गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार गिरना जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। रजवाड़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था? तो रजवाड़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की आज़ादी के साथ रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। रजवाड़ों की अपनी मर्जी होगी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र बने रहें, बिल्कुल ठीक है। यह फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं बल्कि राजाओं को करना था, बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी डी इसका उत्तर होगा।
नेक्स्ट 26, महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में रखे गए उपवास का क्या प्रभाव पड़ा। तो महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में रखे गए उपवास का क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर उसकी बात करें तनाव और हिंसा में कमी आई, बिल्कुल ठीक है। और भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका बकाया चुकाने की राजी हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो सी 1 और 2 दोनों सही है। 27, जूनागढ़ के बारे में क्या सही है। तो जूनागढ़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जूनागढ़ के लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्वतंत्र आजाद, बिल्कुल ठीक है। भारत ने 20 फरवरी 1948 को जर्मन संरक्षण कराया, बिल्कुल ठीक है। सी, प्रांत के अधिकतर लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट किया, डी, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 28, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों में को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी। तो पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, तो इसका जो अगर हम बात करें दोस्तों, पहला, पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर था, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों ने भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था, बिल्कुल ठीक। पंजाब के आंदोलन अन्य राज्यों में कुछ में हुए आंदोलन जैसा मजबूत नहीं था, तो ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, 28 का ए सही उत्तर है। चलिए 29, मुस्लिम अभिकथन और कारण वाला है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग के लिए हिंदू राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सत्य हैं, यानी ए अभिकथन और कारण दोनों से, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए 29, अब बात करते हैं दोस्तों, 29 का हो गया। अब अभिकथन 30 की बात करते हैं। अभिकथन देसी रजवाड़ों के संबंध में अंग्रेजी राज का नजरिया था कि वे अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। कारण, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला देसी रजवाड़ों की प्रजा को करना था। तो ए अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसमें अभिकथन सही, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला देसी रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना बल्कि देसी रजवाड़ों को करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी गठबंधन के बारे में क्या सही है। तो पूर्वी गठबंधन के बारे में क्या सही, ए, ये पूर्वी सोवियत संघ की अध्यक्षता वाला एक गठबंधन था। बी, पूर्वी यूरोपीय देश इसके सदस्य थे। सी, इसे वार्सा पैक्ट कहा जाता था। तो 31 की अगर हम बात करें तो 31वें का जो सही उत्तर होगा वह डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ताशकंद समझौते के जो महत्वपूर्ण तत्व अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाता है, तो ताशकंद समझौते के मध्य में अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान अपने विवादों को बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। बी, दोनों देशों के सभी सैनिकों को 25 फरवरी 1966 तक हटा लिया जाएगा। सी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ताशकंद समझौते के बाबत जो इसमें जो कथन सही है अगर उसकी बात करें तो दोस्तों सिर्फ 1 और 2 माना जाएगा, यानी 1 और 2 सही है, यानी कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। भारत पाकिस्तान अपने विवाद को बलपूर्वक बल्कि शांतिपूर्वक सुलझाएंगे और 25 फरवरी 1966 तक जो है सैनिकों को हटा लिया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33, 1991 में सोवियत रूस के विखंडित होने के बाद रूस से मित्रता कर भारत को क्या लाभ हुआ। तो 1991 में सोवियत रूस से विघटित होने के बाद जो है रूस से मित्रता का भारत को क्या लाभ हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें कारगिल संघर्ष के दौरान भारत का समर्थन मिला, बिल्कुल ठीक है। रूस कश्मीर को भारत का अंग मानता, बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, इस तरह से कथन सही होता है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत इजराइल संबंध के बारे में क्या सही नहीं है। तो भारत इजराइल के संबंध के बारे में क्या सही नहीं है। तो भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को प्राचीन समय से देखा जा सकता है। बी, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1991 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के बाद विकसित हुए, गलत है बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल की यात्रा की और इजराइल के प्रधानमंत्री 2018 में भारत की यात्रा की। तो 34वें का अगर हम बात करें दोस्तों तो कथन केवल 1 और 3 सही, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। चलिए 35, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भारत की दावेदारी उचित है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बिल्कुल ठीक है। बी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमी में भाग लिया है। तो इसका जो सही कथन है दोस्तों वो है सी, 1 और 2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 36 की अगर हम बात करें
हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मददगार होते हैं। बी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध की और शांति की स्थिति में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो है डी, 1, 2 और तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर अंग की बात करें तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है दोस्तों वह है सुरक्षा परिषद और जो है इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ अंग नहीं है। तो सी इसका सही उत्तर है, 2 और 3 सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक गैर सरकारी संगठन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अभिकथन स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर किसी भी फैसलों को रोक सकता है। बिल्कुल सत्य है। पाँच स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो बात करें तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। ए और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही दोस्तों बताते हैं। पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय है। बी, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सी, इसे 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सभी कथन जो हैं सही हैं, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। बी इसका सही उत्तर है। 41, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना। बिल्कुल ठीक है। देश की रक्षा में सहयोग देना। तो अगर हम नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों इसका केवल कथन एक सही, यानी सिर्फ ए सही है। 42, अभिकथन राष्ट्रीय विकास परिषद सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देता है। कारण नीति आयोग वित्तीय संसाधनों का केंद्र व राज्य सरकारों में आवंटन नहीं करता है। तो 42 का जो दोस्तों अगर हम बात करें तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 43, यूएसएसआर में कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो यूएसएसआर में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके कथन के हिसाब देखें तो योजनाबद्ध और राज्य नियंत्रण बिल्कुल सही थी और जनता द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित। तो सभी कथन की अगर हम बात करें तो कथन सिर्फ 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है दोस्तों। रूस के कौन से गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो रूस के कौन से गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो वह है दोस्तों चेचन्या और दागिस्तान। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो सही कथन होगा वह है डी, 1 और 2 सही है। अगला, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना? तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना अगर इसकी बात देखी जाए तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह उत्तराधिकार में मिली थी। इस वजह से जो रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। तो 20 का सही उत्तर है दोस्तों, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के संबंध में कौन सा वाक्य सही है? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में अगर वाक्य सही की बात करें तो दोस्तों एंड्यूरिंग फ्रीडम के संबंध में जो कथन सही है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उस समूह के खिलाफ चलाया गया अभियान था जिस पर 9/11 हमले के में शामिल होने के सख्त। बिल्कुल ठीक है। और इस अभियान में 34 देशों की सेनाएं शामिल थी, यानी डी जो सही, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों कथन सही हैं और ये सी जो है बिल्कुल इसमें गलत है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा 46 का वो है आपका डी सही उत्तर है इसका। 47, अभिकथन CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 में हुई थी। बी, एक कारण अरब क्रांति गर्म 2009 में हुआ था। तो CIS की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो अगर उसकी बात करें इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करते क्योंकि अरब क्रांति का और CIS से कोई संबंध नहीं है। अभिकथन 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ है। बी, कारण क्या है? इस परिघटना को अरब क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो 48 के जो अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है बी है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए अखबार की कतरनों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछे? इस घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
उपरोक्त चित्र में दिखाए गए व्यक्तियों की पहचान कीजिए। तो उपरोक्त दिखाए गए व्यक्ति हैं दोस्तों, जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख सकते हैं हम जो है वह गमाल अब्दुल नासिर। उसके बाद दोस्तों जो हैं वह दूसरे नंबर जो व्यक्ति वो हैं सुकर्णो, ये हैं सुकर्णो। और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं दोस्तों वो हैं वाने इनक्रूमा। तो ए 2 और 3 सही, यानी ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, ये जो है नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख महत्वपूर्ण देशों में से एक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 51, नीचे दिए गए अखबार की कथनों को कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 51 का जो भारत के किस क्षेत्र में चीन ने आक्रमण किया था, तो लद्दाख के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 52 का, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध जैसी परिस्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 53, प्रतिद्वंदियों में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक महाशक्ति के द्वारा किए गए एक एक सैनिक समझौते की पहचान कीजिए। तो 53 का दोस्तों वह है ए और बी दोनों, नाटो और वार्सा पैक्ट। अमेरिका ने किस विचारधारा का तो किया था, तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक इसी प्रकार 55 है, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया था, सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया था। इसी प्रकार दोस्तों एक और निश्चित है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, पोखरण में। दूसरा, भारत का परमाणु नीति के संबंध में क्या विचार है, तो भारत के परमाणु नीति के संबंध में जो विचार हुए तो अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयोग करने का। इसके साथ साथ 58 है, भारत द्वारा जब परमाणु परीक्षण किया गया था तब देश की घरेलू स्थिति कैसी थी, तो उस समय देश की जो घरेलू स्थिति थी वह राजनीतिक मामले में बड़ा कठिन था। भारत में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, भारत आर्थिक समस्याओं से घिरा था। तो यानी उपयुक्त सभी सही है। 59, अरब इसराइल युद्ध कब हुआ, तो अरब इसराइल युद्ध की बात करें दोस्तों तो हुआ था 1973 1973 में। 60, भारत में परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के अंत में किसके मार्गदर्शन में शुरू किया गया था, वो थे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 4 है उसका पूरी तरह सॉल्यूशन। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारीज है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।